गुड मॉर्निंग। आज हम गुप्त काल में जो विज्ञान का विकास हुआ था उसमें हम आज आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के श्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिष वैज्ञानिक थे। वो 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ज्योतिष शास्त्र जो विकसित हो रही थी सिद्धांत ज्योतिषी प्रणाली के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। आर्यभट्ट का सिद्धांत ज्योतिष पहले के शास्त्र से के अस्पष्ट ज्ञान और सिद्धांतों की अपेक्षा स्पष्ट गणितीय पद्धति पर आधारित है। गुप्त काल तक गणित विद्या ज्योतिष का ही अंग बन गई थी, इसलिए गणित के समन्वय से ज्योतिष विद्या में भी बहुत अधिक विकास हुआ तथा ग्रह नक्षत्रों की गति व स्थिति के बारे में स्पष्ट और त्रुटिहीन निर्णय लेना संभव हो पाया। आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र में परंपरानुसार 18 नाम मिलते हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, रोमल, पॉलिश, पवन, भृगु तथा शौनक। इन ज्योतिष शास्त्रियों में अधिकांश के ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में वरामीर की पंच सिद्धांतिका के द्वारा केवल 5 सिद्धांतों सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, पॉलिश व रोमक के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा पहले की ज्योतिष को सुधारने के प्रयत्न किए गए थे, लेकिन उनके ग्रंथ भी उपलब्ध न होने के कारण उनके विषय में हम निश्चित रूप से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आर्यभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ ही प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ है, जिसे सिद्धांत प्रणाली का अग्रणी ग्रंथ माना जा सकता है। आर्यभट्ट के जीवन व्रत के बारे में हमारा ज्ञान अधिक नहीं है। भारतीय परंपरानुसार किसी कवि, नाटककार अथवा गणितज्ञ का परिचय उसकी कृतियां ही होती हैं। अतः कृतिकारों के जीवन परिचय के विषय में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय के दूसरे अध्याय की प्रथम आर्य के एक श्लोक से ग्रंथ का निर्माण स्थान कुसुमपुर लगता है। यह भी अनुमान किया जाता है कि कुसुमपुर या तो उनका जन्म स्थान रहा होगा या फिर वह स्थान जहां उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का चिंतन और शिक्षण किया था। वर्तमान बिहार प्रदेश का पटना शहर प्राचीन काल में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। भास्कर प्रथम व उनके टीकाकारों तथा आर्यभट्ट पर मध्यकालीन टीकाकारों की रचनाओं में आर्यभट्ट को प्राय अस्मक कहा गया है। अस्मक देश का निवासी। अनेक स्थानों पर आर्यभट्ट के ग्रंथ को आस्मक स्फुटिक तंत्र भी कहा गया है। आर्यभट्टी पर लिखी गई टीकाएं और उन पर आधारित अधिकांश ग्रंथ प्राय दक्षिणी भारत विशेषकर केरल से ही प्राप्त हुए हैं। स्वयं आर्यभट्टीय की हस्तलिखित पांडुलिपियां मलयालम लिपि में लिखी हुई है। इन तथ्यों के आधार पर केरल को आर्यभट्ट के जीवन और गतिविधियों का केंद्र माना जा सकता है। आर्यभट्ट को प्राय गुप्त युगीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष शास्त्री माना जाता है। इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ। 23 वर्ष की आयु में ही अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा। 950 ईस्वी में इन्हीं के नाम के एक और ज्योतिषाचार्य हुए जिन्होंने महासिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। वे भी बड़े प्रतिभाशाली ज्योतिष वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों में लिखित सिद्धांतों को अपने अनुभवों से शोध कर इस आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्ट के पश्चात कालीन आचार्यों वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि के कथनों से स्पष्ट होता है कि इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की जिसके ध्रुवांक आर्यभट्टीय के ध्रुवांक से कुछ अलग थे। अपने प्रथम ग्रंथ में आर्यभट्ट ने युग का प्रारंभ आधी रात से और युग में सावन दिनों की संख्या 300 मानी गई थी, जबकि दूसरे ग्रंथ में युग का आरंभ सूर्योदय से माना गया था। पहली गणना को अर्धरात्रि गणना और दूसरी को औदीक गणना कहते हैं। ऐसा लगता है कि आर्यभट्ट का पहले का लिखा हुआ ग्रंथ लुप्त हो गया और आर्यभट्टीय दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने अपनी 23 वर्ष की आयु में नहीं की थी बल्कि कुछ अधिक आयु में की थी, जब आर्यभट्ट ने अपने निरंतर शोध से अपनी पहली रचना में संशोधन कर लिया था। आर्यभट्टीय की रचना पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक है तथा भाषा भी बहुत संक्षिप्त है। आर्यभट्टीय के सिद्धांत। आर्यभट्टी में कुल 121 श्लोक हैं जो 4 खंडों में विभाजित हैं। ये खंड हैं गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियपाद और गोलपाद। गीतिकापाद सबसे छोटा है, केवल 11 श्लोकों का ही है।
लेकिन इसमें सामग्री इतनी है जितनी सूर्य सिद्धांत के पूरा मध्यमाकार और कुछ स्पष्टाधिकार में है। लंबी संख्याओं को श्लोक में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का इन्होंने प्रचलन किया है। यद्यपि संख्या लिखने की प्रणाली में कुछ दोष है, फिर भी इस प्रणाली के लिए आर्यभट्ट की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने थोड़े ही श्लोकों में बहुत सी बातें लिख दी है, गागर में सागर भर दिया है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने एक महायुग में पृथ्वी के घूर्णन की संख्या भी दी है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का दैनिक भ्रमण माना है। इस बात के आगे वाले आचार्यों ने जैसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ने निंदा की है। इससे भी आर्यभट्ट की स्वतंत्रता का पता चलता है। आगे के श्लोकों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आकाश कक्षा का विस्तार, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि की गति, अंगुल, हाथ, पुरुष, योजन का संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के बिंबु के व्यास, परिमाण, ग्रहों की क्रांति और विक्षेप, उनकी मंद परिधियों, शीघ्र परिधियों के परिमाण तथा 3 अंश 45 कला के अंतरों पर ज्याओं के मानों की सारणी इसमें है। आर्यभट्ट पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के प्रश्न दिए हैं। उन्होंने बहुत से कठिन प्रश्नों को 30 श्लोकों में ही भर दिया था। पहले श्लोक में अपना नाम और स्थान बता दिया, दूसरे श्लोक में संख्या लिखने की दशमलव पद्धति की इकाइयों के नाम हैं। काल क्रिया पाद नामक खंड में ज्योतिष संबंधी बातें हैं। इसमें काल और कोण को इकाइयों का संबंध तथा मास, वर्ष और युगों का संबंध भी बताया गया है। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना प्रारंभ होती है। गोलपाद नामक खंड आर्यभट्टीय का अंतिम खंड है। इसमें 50 श्लोक हैं। इसमें विभिन्न ग्रहों की गति, ग्रहों के पाद और पृथ्वी की छाया से ग्रहों का रवि मार्ग पर भ्रमण बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सूर्य से कितने अंतर पर चंद्रमा, मंगल, बुध आदि दृश्य होते हैं। एक श्लोक में बताया है कि पृथ्वी ग्रहों और नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही छाया से अप्रकाशित और आधा सूर्य के समान होने से प्रकाशित है। आर्यभट्टीय के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ज्योतिष सिद्धांत की प्राय सभी बातों और उच्च गणित की कुछ बातें सूत्र रूप में लिखी गई है। इसमें तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तथा नक्षत्रों की सूची और उनकी स्थितियों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इन सभी बातों का विशद विवेचन आर्यभट्ट ने अपने दूसरे ग्रंथ में किया था, जो अब प्राप्त नहीं है। दक्षिणी भारत में आर्यभट्ट के आधार पर बने हुए पंचांग वैष्णव धर्म वालों मानते हैं। इसके प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में गणित और ज्योतिष विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति हुई थी। आर्यभट्ट जो है वो भी इसी युग की देन है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांत ज्योतिष में निश्चित रूप से एक गणित अध्याय का सन्निवेश किया था। इसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित के सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानता जो मापी थी वह आज तक भी सही मानी जाती है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पे चलती है आदि सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का श्रेय आर्यभट्ट को ही है। उसने सूर्य और चंद्र के विषय में पौराणिक धारणाओं का खंडन करते हुए प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है, बल्कि चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। अतः भारत में दैप्यमान वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट का स्थान अग्रणी माना जाता है।